फ्रेंडशिप विथ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें। नमस्कार मित्रों, फ्रेंडशिप विथ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सामान्य अध्ययन श्रृंखला की अगली कड़ी को देखते हैं। उम्मीद है यह कड़ी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? विकल्प ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इस स्नानागार को एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है। स्नानागार की लंबाई 54.85 मीटर है, चौड़ाई 32.90 मीटर है और इसमें बने कुंड की लंबाई 11.88 मीटर है और इस कुंड की चौड़ाई 7.01 मीटर है। और मोहनजोदड़ो के खोज की अगर हम बात करें तो राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? विकल्प ए अग्नि, बी वरुण, सी इंद्र, डी सोम। मित्रों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित हैं। लगभग 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। और अगर हम बात करें अग्नि की तो अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, वरुण को 30 सूक्त और सोम देवता को 114 सूक्त समर्पित हैं। और इसमें कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? विकल्प ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। मित्रों, वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ए जैन धर्म, बी भागवत धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ब्राह्मण धर्म। मित्रों, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पिटारी, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सभी प्रमुख बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान, थेरवाद, वज्रयान मानते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। अगर हम पिटकों की चर्चा करें तो इनकी संख्या 3 है। 3 पिटक होते हैं, जिसमें पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ए राजतरंगिणी, बी अष्टाध्यायी, सी अर्थशास्त्र, डी मुद्रा राक्षस। मित्रों, इसमें सही विकल्प सी है। अर्थशास्त्र जो है आचार्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है, चाणक्य भी इनका एक नाम है। चाहे इनको कौटिल्य कहें, चाणक्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र जो है भारतीय राजव्यवस्था, कृषि, न्याय तथा राजनीति के पहलुओं का वर्णन करता है। यह उपदेशात्मक और सलाहात्मक शैली में लिखा गया है,
जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को चित्रित करता है। इसमें अन्य विकल्पों की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे राजतरंगिणी, यह कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है। अष्टाध्यायी की अगर हम चर्चा करें तो यह महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई एक व्याकरण ग्रंथ है। और मुद्रा राक्षस की चर्चा करें तो यह विशाख दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है। ए अरण्यक, बी उपनिषद, सी स्मृतियाँ, डी वेद। मित्रों, ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। वेद जो है, वेदों की संख्या कुल 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और सबसे लास्ट में लिखा गया है अथर्ववेद। यहाँ हम आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे, पिछले एपिसोड में मुझसे एक भूल हो गया था। उपनिषदों की संख्या 108 के जगह मैंने 18 बता दी थी, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, हाँ, जिसमें प्रमुख उपनिषद 13 हैं। और अब तक ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाए तो 220 है। उपनिषदों की संख्या जो 108 निर्धारित की गई है वह मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वर्णित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा का प्रावधान करता है? विकल्प ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहीं अगर हम अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चर्चा करें तो उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर अनुच्छेद 19 की चर्चा करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। और अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो यह उपाधियों के अंत का वर्णन करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की चर्चा करें तो यह अनुच्छेद 32 करता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ए 86वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। मित्रों, 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को अंतः स्थापित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? विकल्प ए 40, विकल्प बी 39, विकल्प सी 44, विकल्प डी अनुच्छेद 45। इसमें अनुच्छेद 39 कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है तथा यह व्यवस्था करता है कि राज्य अधिकतम जन कल्याण का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, यह राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। और अगर अन्य अनुच्छेदों की हम चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना करता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। तो संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था अनुच्छेद 39 करता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 72, डी
उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही विकल्प सी है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम अनुच्छेद 123 की चर्चा करें तो अगर संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। अगर हम अनुच्छेद 108 की चर्चा करें तो अगर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। मित्रों, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन केरल राज्य में लागू किया गया था। यहाँ यह हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 356 है। 356 के अंतर्गत ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। मित्रों, किसी राज्य में अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, इसलिए सही विकल्प उत्तर डी होगा। लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए ही यह बढ़ाई जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है एक बार में 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जाता है, ठीक ना। लेकिन अधिकतम अवधि इसकी 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, इसलिए सही विकल्प उत्तर 3 वर्ष होगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए लोकसभा के सभी सदस्य, बी राज्यसभा के सभी सदस्य, सी लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, डी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मित्रों, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसलिए उत्तर विकल्प डी सही है। जो भी निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? विकल्प ए नागिन झील, बी शेषनाग झील, सी अनंतनाग झील, डी उपर्युक्त सही। मित्रों, इसमें उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। यहाँ सभी विकल्प सही हैं। जितनी झील नाग शब्द का उच्चारण आए तो आप समझ जाइए कि यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जैसे नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, है, ये सब नाग जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। यहाँ अगर हम बूलर झील की भी चर्चा करें तो यह भी जम्मू कश्मीर में है। तो अगर किसी विकल्प में नाग आ जाए तो समझ जाइए कि जम्मू कश्मीर ही सही है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? ए रेड क्लिफ रेखा, बी डूरंट रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। इसको सन 1914 में मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। 1914 में मैकमोहन जी ने इसका निर्धारण किया था। अगर हम अन्य विकल्पों की भी चर्चा करें तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। अगर हम डूरंट रेखा की चर्चा करें तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 2430 किलोमीटर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी मेघालय। मित्रों, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है, इसलिए सही उत्तर विकल्प सी होगा।
झारखंड में इसके अलावा और भी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे संथाल, हो, उरांव, बिरहोर, असुर, कोरबा, भूमिज, गोंड इत्यादि। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। मित्रों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं मित्रों, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 किलोमीटर है। अगर हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो यह दूसरे नंबर पर है। इसका क्षेत्रफल 3,82,039 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम महाराष्ट्र की चर्चा करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? मित्रों, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमायूं क्षेत्र के तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। मित्रों, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। यह कुमायूं क्षेत्र के तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? मित्रों, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा, जयपुर। अगर हम वाराणसी की चर्चा कर लें तो इसे मंदिरों का पेरिस कहा जाता है। अगर हम श्रीनगर की चर्चा करें तो इसे पृथ्वी का स्वर्ग और झीलों का नगर कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? मित्रों, किसान बही योजना सन 1992 में लागू की गई थी। इसमें किसान का नाम, पता, फोटो और उसके पास उपलब्ध जमीन का विवरण होता था और यह किसानों को तहसील स्तर से जारी किया जाता था और इसके माध्यम से किसानों का पूरा अभिलेख भी सुरक्षित रहता था और जहां भी ज़रूरत होती थी वो किसान बही के माध्यम से अपना काम आसानी से करते थे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? मित्रों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक के मैसूर में लागू की गई थी, इसलिए सही विकल्प उसका कर्नाटक होगा, जो सन 1915 में लागू की गई थी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? मित्रों, विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। मित्रों, भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका केंद्रीय कार्यालय 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तत्पश्चात इसका स्वामित्व पूर्णतः सरकारी हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? विकल्प ए 6, बी 7, सी 7.5, डी 6.5। इसका सही विकल्प बी है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम चर्चा करें तो जल उदासीन की श्रेणी में आता है। अगर पीएच मान 7 से नीचे है तो उसे हम अम्लीय प्रकृति का मानते हैं और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसे हम क्षारीय प्रकृति का मानते हैं। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान सही विकल्प 7 है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
डेंगू ज्वर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मित्रों, अगर हम डेंगू ज्वर की चर्चा करें तो पहले विकल्पों की हम चर्चा कर लेते हैं। ए फेफड़ा, बी त्वचा, सी संपूर्ण शरीर, डी यकृत। मित्रों, डेंगू ज्वर से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसलिए उत्तर विकल्प सी है। और अगर हम अन्य की चर्चा कर लें तो फेफड़ा जो है न्यूमोनिया, प्लेग और साथ ही एक नई बीमारी आ गई है आपके सामने, कोरोना, इससे भी फेफड़ा प्रभावित होता है और श्वसन क्रिया बाधित होती है, फलस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर हम त्वचा की बात करें तो यह हर्पीस रोग से प्रभावित होता है, और अगर यहीं यकृत की हम चर्चा करें तो यह पीलिया रोग से प्रभावित होता है। और डेंगू ज्वर से शरीर का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प सी है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लकवा मारना और बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विकल्प ए B1, विकल्प बी B2, विकल्प सी B3, विकल्प डी B7। मित्रों, इसका सही विकल्प डी है, B7। यहाँ अन्य विकल्पों की भी हम थोड़ा चर्चा कर लेना चाहेंगे। अगर बी की चर्चा करें तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगर हम B2 की चर्चा करें तो इसकी कमी से आंखें लाल हो जाती हैं, जिह्वा फटने लगता है, त्वचा फटने लगती है। अगर हम B3 की चर्चा करें तो इससे शरीर पर लाल व सफ़ेद दाग हो जाते हैं, कभी कभी चकते भी हो जाते हैं। लकवा मारना और बालों का झड़ना यह विटामिन B7 की कमी से होता है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प B7 है। इसकी कमी से व्यक्ति को लकवा मार देता है और कभी कभी बाल भी झड़ने लगते हैं।